तो हम साथ में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रिगार्डिंग डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फर्दर रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो जैसा आप सभी जानते हो कि मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ये रिसर्च ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन के साथ है। डैट मीन्स कि इसमें सारे जो इन्फॉर्मेशन कोडेड है वो ऑथेंटिक है, तो आप इन पर रिलाई कर सकते हो। बट फिर भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो इसको क्रॉस चेक कर सकता है बाय रेफरिंग टू बेयर एक्ट और यूजिंग गूगल। तो चलो हमने लास्ट सेशन में जहाँ से छोड़ा था उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, तो आज हम इसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऑफ़र है ना, वो मस्ट नॉट बी। देखो, एक जो ऑफ़र है मतलब कोई अगर ऑफ़र देता है ना इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो ऑफ़र जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बट जो ऑफ़र है वो मस्ट नॉट बी क्या नहीं होना चाहिए, इनकेपेबल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप कोई ऑफ़र कर रहे हो तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसमिट होना चाहिए, ठीक है, तब वो ऑफ़र में काउंट होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। किसी भी अगर ऑफ़र का कम्युनिकेशन नहीं हुआ डैट मीन्स कि वो ऑफ़र रिजनेबल नहीं है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन से एराइज होता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, है ना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखो ऑप्शन क्या क्या आपको देख रखा है। इनसफिशिएंट कंसिडरेशन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट कंसिडरेशन। देखो जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट है ये सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है, तो इनके लिए कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, कंसिडरेशन इज़ नॉट नेसेसरी। तो इसके लिए जो प्रोविज़न है वो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 में मिल जाएगा। सेक्शन 25 किस किस से डील करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बिना कंसिडरेशन के होते हैं उन्हें वाइड कहा जाता है। वो वाइड रहेंगे, है ना, कब तक, जब तक उन्हें हम राइटिंग में ना दें, है ना, या फिर रजिस्टर्ड ना कराएं, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाइड होते हैं। नाउ डैट मीन्स कि आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। अब यहाँ पे देखो, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू अ माइनर इज, जो सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू अ माइनर होता है वो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो प्रोविज़न है वो कौन से सेक्शन तक है, सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 72 तक दे रखा है, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन में रेमेडी दी हुई है किसके लिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इसके लिए जो आपका सेक्शन होगा वो सेक्शन 73 है। सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता है, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो रेमेडी अवेलेबल है वो उसके लिए जो प्रोविज़न है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो किस में दे रखा है, सेक्शन 73 में। अब इन्फॉर्मेशन पर्पज से कुछ जान लो, सेक्शन 72 क्या है। सेक्शन 72 बताता है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड, है ना, उस पर्सन की लाइबिलिटी क्या होगी जिसको पैसे पे किए जा चुके हैं। इसके लिए जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 72 में दे रखा है। सेक्शन 74 क्या बताता है, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनाल्टी स्टुपुलेटेड फॉर, है ना, मतलब कंपनसेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होगा जहाँ पे पेनाल्टी को स्टुपुलेट किया जा चुका है, तय किया जा चुका है, ठीक है। अब जो सेक्शन 32 है वो क्या है, सेक्शन 32 है हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, है ना, सेक्शन 32 है। अब देखो आपका इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ। देखो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, क्यों, जब अगर उसका सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना। तो ऐसे नेचर की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट
एंड इसी से हम डिराइव किए हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 56 में है। अब देखो, एग्रीमेंट इज मीटिंग ऑफ, तो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट सबसे पहले कहाँ पर डिफाइंड है? सेक्शन 2E में डिफाइंड है। तो एग्रीमेंट जो होता है वो मीटिंग ऑफ माइंड होता है, ठीक है। एग्रीमेंट जो है वो मीटिंग ऑफ माइंड है बिटवीन पार्टीज वेयर दे म्यूचुअली एग्री, जहाँ पे वो म्यूचुअली एग्री करते हैं किसी सेम थिंग पे इन द सेम सेंस में, ठीक है। तो एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? एग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्ट। अगर मैंने कोई ऑफर दिया, अगर आपको ने उसका एक्सेप्टेंस किया तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2 के क्लॉज ई में डिफाइन है। नाउ, कोई ऐसा ऑफर, एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस एंड अनटिल इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन, है ना। अगर मान लो कोई ऑफर है, ठीक है, आप किसी को कोई ऑफर दे रहे हो, ठीक है, और वो जो ऑफर है वो कब एक्सेप्ट होगा? जब वो उस पर्सन की वो नॉलेज में जाएगा, है ना। मतलब आपने जिसके लिए ऑफर बनाया है उसकी नॉलेज में जब तक नहीं जाएगा तब तक एक्सेप्टेंस का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा फॉर हुम इट मेड, ठीक है। तो सेक्शन 4 में इस बात को, है ना, जो ऑफर है ना, जिसका एक्सेप्टेंस तब तक नहीं होगा जब तक जिसके लिए ये बनाया नहीं गया है वो बात मेंशन ना हो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, तब तक उस ऑफर को नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो केस लॉ है, देखो सेक्शन 4 कब बताता है कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, तो हम इसके लिए जो केसेस है वो लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है और दूसरा आर वर्सेस क्लर्क का केस है 1927 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी, किसी भी प्रपोजल को अगर हमें प्रॉमिस में कन्वर्ट कराना है तो जो एक्सेप्टेंस है वो ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ये सेक्शन 7 के क्लॉज 1 में मेंशनड है ये बात, ठीक है। सेक्शन 7 क्लॉज 1 आप जब देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, लेट मी शो यू सेक्शन 7 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो यहाँ पे सेक्शन 7 क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्लॉज 1 क्या कहता है? इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू द प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। और क्लॉज 2 इसका क्या कहता है? बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 में दे रखा है ये बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस डज नॉट एग्जिस्ट, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट नहीं करता? तो सबसे पहले देखो, जो सेक्शन 16 है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइंड है, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। जब कोई डोमिनेटिंग पार्टी होल्ड करता है रियल या अपेरेंट अथॉरिटी को, तो भी वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। तो ये बात कहाँ पे मेंशन है? सेक्शन 16 की क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए में। जब कोई पर्सन का मेंटल कैपेसिटी अगर अफेक्ट हो जाए बिकॉज ऑफ बॉडली डिस्ट्रेस, तो ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है। ये बात कहाँ मेंशन है? सेक्शन 16 क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में। व्हेन द पार्टी होल्ड्स फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, ये सेक्शन 16 की क्लॉज 2 के सब क्लॉज डी में मेंशन है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्हेन अ पार्टी थ्रेटन्स अनदर टू कमिट सुसाइड, तो ये जो बात है ये कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है, सेक्शन 16 में। तो ये वाला बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे डज नॉट पूछा है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यूज बट नीड नॉट टू बी। देखो जो कंसिडरेशन है ना, सबसे पहले जो कंसिडरेशन है वो आपकी सेक्शन 2 क्लॉज डी में डिफाइन है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो जो कंसिडरेशन हुआ, किसी भी कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू होना चाहिए, बट इसको ज़रूरी नहीं है कि ये एडिक्वेट हो जाए, ठीक है। तो इसके बिहाइंड जो लीगल प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इन आई ऑफ लॉ, है ना, ठीक है। मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू होना चाहिए बट एडिक्वेट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रखे हैं हमसे, डैमेज
एक्चुअली कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था सेक्शन 73, ठीक है। डैमेज एक्चुअली कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैव बीन ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द प्रोमिसी इज रिकवरेबल प्रोवाइडेड दैट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड सच डैमेज, है ना, तो ऐसी डैमेज अगर रिजनेबली फोर्सिएबल हो, है ना, मतलब देखने लायक हो, तब हम मानेंगे कि जो हमारा डैमेज हुआ है ना, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है, ठीक है। तो जो अगर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रोविज़न देखें तो वो चैप्टर 6 में डिफाइंड है, सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 75 तक, ठीक है। तो सेक्शन 73 आपका क्या है, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। अब याद पे देखो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो सेक्शन 73 के रिगार्डिंग हो रहा है, हम स्पेशल डैमेज या कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसको डायरेक्टली कहाँ से डिराइव किया गया था, किस केस लॉ में, हेडली वर्सेस एक्स बैकजेंडल का जो केस है उसमें कोडिफाइड है, ठीक है, क्या, डैमेज एक्चुअली कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऐसे डैमेजेस को हम स्पेशल डैमेज कहते हैं। अब यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर एक केस लॉ है एमसी ग्रेगर वर्सेस एमसी ग्रेगर का, जो कि 1888 का है, जिसमें क्या होता है कि जो वाइफ होती है वो अपने कंप्लेंट को विड्रॉ कर लेती हैं, है ना, कि वो अपने हस्बैंड से किसी एग्रीमेंट में थी with her on the condition that if she withdrew her complaint and refrained from pleasing his credit, he will pay her an allowance। मतलब एमसी ग्रेगर वर्सेस एमसी ग्रेगर में क्या होता है कि जो वाइफ होती है ना, वो अपना कंप्लेंट विड्रॉ कर लेती है, अपने हस्बैंड का जो कंप्लेंट है वो विड्रॉ कर लेती हैं बाय सेइंग दैट कि अगर उनके जो पति हैं उन्हें अगर भत्ता दे, अलाउंस दे जीने का, है ना, तब वो उस केस को विड्रॉ कर लेंगी, ठीक है, इस शर्त पे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या मिल रहा है हमें कि जो पार्टी है उनका एक इंटेंशन है टू हैव अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नाउ इसमें देखो कुछ ऑप्शन सही होगा या फिर पूरा या फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कंसिडरेशन में नॉट बी एडिक्वेट, ये हमने देख लिया है, ठीक है, कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही है। कंसिडरेशन शुड बी समथिंग विच हैज़ सम वैल्यू इन लॉ, तो ये भी हमने ऊपर देखा है ना, कंसिडरेशन के पास कुछ वैल्यू होना चाहिए बट ये एडिक्वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी बात सही है। कंसिडरेशन इज रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग विद द अदर, ठीक है। कंसिडरेशन क्या है, वो भरपाई है ना, वो कंपनसेशन अमाउंट है जो कि पार्टी देती है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है आपका यही है, ठीक है। अब देखो, कोई एन इन्फेंट हु ऑब्टेन्स लोन बाय फाल्सली मिसरिप्रेजेंटेटिंग हिज एज कैन बी मेड टू रिपे द अमाउंट। तो मान लो अगर कोई बच्चा है ना, वो अपना अगर फाल्सली अपने एज को वो प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो क्या वो बच्चा लायबल होगा रीपे करने को अमाउंट के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वायर्ड होगा इसलिए जो बच्चा है वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 11 में दे रखा है। सेक्शन 11 क्या बताता है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें हमने देखा था एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन करना बहुत ज़रूरी है अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट में आना है। तो यहाँ पे बच्चा जो है इन्फेंट है, दैट मीन्स कि उसने अपनी एज ऑफ मेजॉरिटी को अटेन नहीं करी, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वाइड हो जाएगा और जो बच्चा है वो लायबल नहीं होगा पे करने के लिए, ठीक है। नाउ मिस्टेक ऑफ बोथ पार्टीज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर रेंडर्स एन एग्रीमेंट। देखो अगर जो मिस्टेक है वो दोनों पार्टी की साइड से हो तो ऐसे में जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे मिस्टेक को हम कहते हैं कॉमन मिस्टेक या फिर म्यूचुअल मिस्टेक। इसके लिए जो केस लॉ है वो कोर्ट रियर वर्सेस हैसी का केस है 1856 का, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है फॉर सेल ऑफ गुड, है ना, जो कि हेल्ड हुआ होता है वाइड, क्योंकि उसे
वाइड करा दे दिया जाता है बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है और वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, टाइम ऑफ एजेंट में, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें अरेंज करने को आया है, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, इनविटेशन टू ऑफर, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर डैमेज, फिर डैमेजेस। अब यहाँ पे देखो अगेन जो यहाँ पे एक प्रिंसिपल पूछा गया है हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल, जो कि 1854 का केस है ना। ये किससे जुड़ा हुआ है, अभी हमने देखा स्पेशल डैमेजेस से, है ना। स्पेशल डैमेज जो है, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, हैडली वर्सेस बैक्जेंडेल, एंड कोडिफाइड कहाँ है, सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो जो हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल का केस है वो स्पेशल डैमेज है, इसे हम कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज भी कहते हैं, और ये क्या रेफर करता है, टू लॉस दैट डू नॉट यूज नेचुरली फ्रॉम जो कि राइज नहीं होता है नेचुरली फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, है ना, बट द रिजल्ट फ्रॉम स्पेशल सर्कमस्टांस ऑफ द केस, है ना। मतलब ऐसे केसेस में क्या होता है कि नेचुरली वो कॉन्ट्रैक्ट डैमेज नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन हमें सीक्वेंस करने को दिया है, तो इसमें सबसे पहले आएगा इन्विटेशन टू ऑफर, फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर डिसाइड, फिर डैमेजेस। अब यहाँ पे देखो मैंने एक ये जो केस है हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो जो हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल का केस है वो एक लैंडमार्क इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ केस है, जो कि इस्टेब्लिश करता है फाउंडेशनल लीगल रूलिंग, जो कि डिटरमाइन करता है कि जो ब्रीचिंग पार्टी है वो लायबल होगा फॉर लॉसेस दैट वेयर रीजनेबल, है ना, दैट वेयर रीजनेबली फोर्सिएबली एट टाइम कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर्म, जो कि रीजनेबली और फोर्सिएबली जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा था, है ना, तो उस दौरान के लॉसेस को हम क्या बोलते हैं, मतलब ये इस प्रिंसिपल में डिराइव हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, कंसिडरेशन मस्ट बी मार्केट ऑफ ऑफर, नहीं, है ना, पहला ही रॉन्ग हो गया। कंसिडरेशन जो होता है किसी प्राइस ऑफ प्रॉमिस का, वो क्या होता है, कोर्ट रिक्वायर करती है कि जो कंसिडरेशन है वो सफिशिएंट होना चाहिए, सफिशिएंट मीन्स ऑफ सम रिकॉग्नाइजेबल लीगल वैल्यू, बट इट डज नॉट नीड टू बी एडिक्वेट, ठीक है, इसे एडिक्वेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कंसिडरेशन मस्ट लिखा है ना, मे भी हो सकता है, बट मस्ट भी मार्केट प्राइस ऑफ ऑफर हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये गलत। ऑफर मस्ट गेट इक्विटेबल प्राइस ऑफ फॉर हिज ऑफर, ऑफरर मस्ट गेट इक्विटेबल प्राइस फॉर हिज ऑफर पाए, तो ये भी बात करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला आपका जो केस है इन द नैश वर्सेस इनमान केस, इस केस में क्या इश्यू राइज हुआ था, तो नैश वर्सेस इनमान का जो केस है वो 1908 का केस है ना। ये माइनर की लाइबिलिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ का डिसीजन है जो कि इस्टेब्लिश करता है लीगल पैरामीटर, जिसमें कि कोई माइनर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के लिए लाइबल होगा कि नहीं, है ना। तो ये केस क्लैरिफाई करता है कि कोई भी माइनर जो है वो लीगली बाउंड नहीं है टू पे गुड्स, ठीक है। तो इस केस में यही हुआ था, जो आइटम है वो मस्ट बी कंसिडर्ड नेसेसरीज एंड द माइनर्स मस्ट नॉट ऑलरेडी पोजेज अ एडिक्वेट सप्लाई, ठीक है। ये नाउ कॉन्ट्रैक्चुअल रेमेडीज आर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर, तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल रेमेडी है वो सेक्शन 73 में डिफाइन है ना, मतलब प्रोविजन दिया गया है। तो सेक्शन 73 में क्या है, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 56 में क्या है, एग्रीमेंट टू डू प्रॉमिस, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। और जो हमारा सेक्शन 65 है वो क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। सो आज हमने यहाँ तक सॉल्व किया, इसके आगे कल से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।